क्या पर्सनल लॉ की जरूरत है इस देश में? सवाल आपसे सीधा करूं, धर्म के मुताबिक कानून क्यों? एक देश एक कानून क्यों नहीं? देखिए अंजना जी, हमारा हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। यहाँ हर इंसान को अपने अपने एतबार से खाने की, बोलने की, पहनने की आजादी है। यार हम सुधांशु त्रिवेदी जी से एक दूसरा संबित पात्रा पैदा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन? दे अभी पता जाएगा थोड़ी देर में। हम एक बात कह रहे हैं, आपकी भी अदा गजब है, एकदम इशारों इशारों वाले। पहुंचिए सर कहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने, रजा साहब अपनी रजा बता दीजिए यूसीसी पे। जी मैं रजा ही बता रहा हूँ सर। सुधांशु त्रिवेदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि पंडित जी, जो भी कानून लाएं आप, ऐसा लाइएगा कि देश में और दुनिया में मजाक ना बने। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपको। बोलिए। किसानों का कानून ये लेकर के आए, आखिर बाद में माफी मांगना पड़ी, क्यों जल्दबाजी में लेकर के आए? कौन सा ऐसा कानून इन्होंने बनाया जिस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? आप सब, मैम मोबाइल बंद कर लीजिए मैम प्लीज। आप जो भी लाना चाह रहे हैं आप सबकी सहमति से लाइए ना। कौन मना कर रहा है आपको? भाई आपके हाथ में सत्ता है, 8 साल से आप सत्तासीन हैं। आप ऐसा कानून बनाइए। अगर आप कॉमन सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, आप सारी बिरादरी के लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाइए, उनसे राय लीजिए कि इसमें क्या क्या बेहतर हो सकता है। सभी पार्टियों से, ऑल पार्टी में, ऑल पार्टी से भी और हर धर्म के आदमी से भी। इसलिए धर्म का आदमी किसको माना जाए, मतलब किसको नुमाइंदा माना जाए? देखिए, हर बिरादरी में हिंदुस्तान में हर 6 किलोमीटर पे जबान बदलती है, लिबास तो प्रॉब्लम है। ये तो फिर आपको बुलाती हूँ तो 10 मौलाना फोन करते हैं कि वही मैं कहना बुला लिया, तो फिर क्यों इस तरह, यही तो समझ नहीं आता। फिर आपकी जबान में वो सोनचड़िया लेकर के क्यों पकड़े हुए हो? किसको पकड़ा, किसको बुलाया? फिर सरकार किसको बुलाए? सब सारे बिरादरी के लोगों को बुलाए ना। रिप्रेजेंटेटिव किसे माना जाए? जी, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व किसका स्वीकारा जाए, किसको माना जाए कि यही सही प्रतिनिधि है? आपकी राय अलग, 10 अलग अलग। जब वोट लेने की बात आती है तो हर बिरादरी के लीडर को बुला लिया जाता है। जो चिपकता है कॉमन सिविल कोड के लैंड पे आप बिरादरी तलाश करेंगे कि कहां मिलेंगे? वोट के टाइम पे सबको पता होता है किसके हाथ में 500 वोट है, किसके हाथ में 200 वोट है, वो सबको पता होता है। लेजिटिमेट क्वेश्चन है, इसको मत टालिए बीजेपी। मैं टाल नहीं रहा हूं, पूछ रही हूं। मैं तो आपसे कि प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाज का कौन करता है इस देश में? देखिए, हर बिरादरी में अपनी अपनी जगह लीडर मौजूद हैं, आप बुलाइए उनको। आप मेरा सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहे। किनको? क्यों नहीं दे रहे जवाब हम आपको? यही तो, किनको? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाए, मान्यता उसको मानेगा पूरा देश। जब मोदी सरकार को ये पता है, फिर आप बीजेपी पे गए। मोदी सरकार को ये पता है कि ये बिल हम पास करें तो औरतों को बड़ा फायदा होगा, तो उसी हिसाब से बुला करके बात कर लेना। कौन मना कर रहा है आपको? सब कुछ तो, अरे आईबी आपके हाथ में है, आप आईबी से सर्वे करा लो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। आईबी से सर्वे करा के बुलाएं कि मुस्लिम समाज से किसको उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग पक्ष में, कितने लोग पक्ष में नहीं है। ठीक है, और जो नहीं हो उसकी गर्दन दबा करके पूछ लीजिए, खत्म हो गई बात। आईबी के लिए नया और क्या, उसकी गर्दन दबा के कह दीजिए कि तुझे कबूल करना ही पड़ेगा कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ठीक है, ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। मौलाना साहब बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे, लेकिन देखिए विविधता में आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पकाते हैं, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है मित्र, इसलिए आप तुलना गलत कर रहे थे। दूसरी बात, अभी सऊदी ओवैसी ने बहुत अच्छी बात कही, आप शराब पर बैन लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उन्होंने तुलना किससे की? शराब तो फेफड़ा गलत करता है और धमनियों को भी खराब कर देता है, तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी स्थिति है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में लगभग वही काम कर रहे हैं। वो अभी कहा गया कि विविधता को कुचलते हैं, यही बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो दक्षिण के मुसलमान हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, इनके सबके प्रचलन अलग हैं। जैसे ही आप उनको शरीयत लॉ के अंदर आप लाते हैं, भारत की विविधता जो मुसलमानों के अंदर है वो आप खत्म कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको एक शरीयत के अंदर आप बांध करके आप मुस्लिम समाज को एक होमोजेनाइज करना चाहते हैं एक, और बाकी सब विविधता जो है वो आपको बड़ी भारी लगती है। सवाल ये है कि 70 साल से कह रहे हैं हमको समझाइए। 370 पर समझाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं समझे।
रास्ता दूसरा निकाला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप कितना भी इनको समझा लीजिए, ये कभी नहीं समझ सकते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये सुधर नहीं सकते, लेकिन ये समझ तो नहीं सकते। छोटा सा जवाब जिसके बाद ऑडियंस के सवाल नहीं है। छोटा सा जवाब। हम तो एक बात कह रहे हैं कि ऐसे कानून क्यों बनाओ कि बाद में कमेटियां बनाना पड़े समझाने के लिए। क्यों ऐसे कानून बनाओ कि मंत्रियों की ड्यूटियां लगाना पड़े कि जाओ यार समझाओ ये कानून ऐसा है, जाओ ये समझाओ। एक मर्तबा आप लागू करो और ये हो कि ये देश के हित में है, हर हिंदुस्तानी के हित में, बात खत्म हो गई। बहस करने की उसमें क्या जरूरत है? अब डिबेटें हों उस पर, फिर कोर्ट में जाए आदमी, फिर कोई लोअर कोर्ट में जाए, फिर से हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्यों ऐसे कानून? मौलाना अंसार रजा साहब, 1 घंटे की ये बहस है। मैं 1 घंटे में चाहती हूं कि आप मुझे ये बता दें कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा वो ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा जिसकी बात पूरा समाज माने। अभी किससे बात करे सरकार? ये बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, यहीं पर जाकर पूरा मामला अटकता है। फिर वो शाहीन बाग गैंग बोलने लगते हैं, दूसरा गैंग बताने लगते हैं। कौन है जिसकी बात मान्य होगी पूरे? मैं आपको बताता हूं, जिस दिन मोदी सरकार लिखित में मांगेगी कि दो, उस दिन दिया जाएगा। 1 घंटे में आप दर्शकों को नहीं बताएंगे, जनता के सामने नहीं बोलेंगे। यहाँ बताने से होगा क्या दिक्कत है बताने में? लोग हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो सरकार सामने आए ना, हवा में उड़ा देगी सरकार सामने आए ना। और एक बात हम क्लियर बता दें, अभी शरीयत लॉ की बात कर रहे थे। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, शरीयत कौन प्रतिनिधित्व करेगा यही तय नहीं। ये सब तय हो जाएगा मैडम, ये सब तय हो जाएगा। अच्छा, आप करा दें। जहां आप शरीयत की बात कर रहे हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत बहसें होती है इस बात पे। शरीयत का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सबके लिए नहीं है। बार बार शरीयत को लेकर के बीच में आते हो। शरीयत का कानून मुसलमानों पर लागू होता है, सब पे लागू नहीं होता। इस तरह की बहसें मत करवाइए। किसी पर जबरदस्ती शरीयत नहीं थोपती है कि तुम्हें ये करना है। ये सिर्फ मुसलमानों जो शरीयत को मानते हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। ये शरीयत की आड़ में खेल करके चले जाते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूं कि मुसलमान वो चारा है जिसको दिखाकर भाजपा हिंदुओं का शिकार करती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं फिर समझ लीजिए। ये सवाल ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसमें। एक लाइन बोल, चारा बता रहे, बोल लीजिए। देखिए, सिर्फ ये हम बताना चाहते हैं, इसीलिए यही तो मैंने कहा था जनाब, शरिया और सुप्रीम कोर्ट। तो शरिया ऊपर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरिया ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसलमानों के लिए है। तो आप शरीयत मुसलमानों के लिए है, सुनिए ना, सबके लिए नहीं है। नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अधिकार प्राप्त, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। एक सेकंड बता दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको भाजपा में हम सबसे अच्छा पढ़ा लिखा आदमी मानते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूं। एक सेकुलर देश बता दीजिए। अरे ले लीजिए सर, सर्टिफिकेट ले लीजिए। जो प्रवक्ता हैं, जो प्रवक्ता उनमें आपको पढ़ा लिखा माना जाता है, तो पढ़े लिखे जैसी बात कीजिए। हाँ, तो बताइए ना, सेकुलर देश का नाम बताइए जहां शरिया हो मुसलमानों के लिए, अपने हिंदुस्तान और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर की बात करेंगे। क्या बात करते हैं आप? हम अपने सेकुलर देश की बात करेंगे जहां हम पैदा हुए, जहां हमें मरना है, जिस मिट्टी में गलना है। हम उस मुल्क की बात करेंगे। अगर आप एक लाइन बोल दूं, मैं बता रहा हूं समस्या जानते क्या थी? इन्होंने जो बोला था स्लोली, उसी में सारा कहानी है। स्लोली जानते क्या हुआ? नेहरू के जमाने में मदरसे आए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970, राजीव गांधी के जमाने में शरिया सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, नरसिम्हा राव के जमाने में धर्म स्थल विधेयक, बेटा मंदिर टूट गए कश्मीर में तो नहीं बदल सकते, बाकी नहीं बदलेंगे। और मनमोहन सिंह के जमाने में मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट टू नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये स्लोली मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। ये मैंने 5 उदाहरण बताए, एक को भी काट दे तो मैं